देखते हैं। लेकिन अब इजराइल के प्रेसिडेंट रिवलिन जो है वो भारत के दौरे पर हैं और आपको याद रहे ये 25 साल उनका डिप्लोमेटिक जो पूरा टेन्योर है उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए एरियल शेरॉन जो 2003 में आए थे उसके बाद से ये एक ऐसा हेड ऑफ स्टेट का एक विजिट है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है इंडिया के लिए। लेकिन खावर साहब, अगर यहाँ देखा जाए तो कश्मीर में और पैलेस्टीन में जो इंडिया की पॉलिसी है और वहाँ जो इजराइल की पॉलिसी है बड़ी सिमिलर है, बहुत सिमिलैरिटीज है। और सुना यह गया है कि ये बड़े तस्दीक शुदा जराए से बताया जाता है कि इंडिया ने इजराइल की पॉलिसी अडॉप्ट की कश्मीर में। ये मुलाकातें कहने को तो बज़ाहिर एग्रीकल्चर के लिए हैं, बज़ाहिर ये चीजें आगे लेकर जाने के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ एक फसाद रखा जा रहा है और पीछे कुछ और होगा? नहीं, इसमें अब कोई फसाद नहीं रखा जा रहा। इसमें अगर आज का हिंदू के अंदर जो आर्टिकल लिखा है उसके मुताबिक इस्राइली प्रेसिडेंट जो इंडिया में आ रहे हैं वो इस राह हमवार करने आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे जो इसराइल को। ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के जो इसराइल को विजिट करेंगे। और उसके अंदर बिल्कुल साफ भी लिखा हुआ है कि ये एग्रीकल्चर बाकी दूसरे जो सोशल सेक्टर के अलावा जो डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो उन पे भी बात होगी। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इंडियन स्ट्रेटेजी है वो मोदी ने पिछले दिनों किसी जलसे में ये बात भी की थी कि जिस तरह पैलेस्टीन में इसराइलीज अपनी फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हम अब वही स्ट्रेटेजी हम अपनाने जा रहे हैं। तो ये जो इंडियन इसराइली नेक्सस है बड़ा पुराना नेक्सस है और वो हमेशा ये इस्तेमाल होता रहा है। वो आपको याद होगा, ब्रिगेडियर साहब तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किसी जमाने में ये एक प्लान हुआ था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाए। वो इसराइली प्लेन्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आ गए थे और फिर उसके बाद उससे पहले ये जो प्लान था उसके बारे में कोई खबर आ गई थी। फिर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया के ममालिक को ये पहुंचा दिया था जो बीच में पड़े थे कि अगर किसी भी चक्कर में हमारे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हुआ, इस इंडियन और इसराइली इन्होंने आपस में मिलकर किया, तो उसके बहुत ही भयानक जो उसके नताइज होंगे और हम बिल्कुल फुल फ्लैश वॉर पे जाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया या इसराइल भूल जाए कि हम बिल्कुल सिर्फ आप साइड पे अटैक करेंगे। जिस तरह याद होगा इसराइलीज ने जब इराक के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था। तो ये पुरानी बड़ी ख्वाहिश है दोनों ममालिक की। अब चूंकि अब मोदी आ गया है, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इधर भी आ गया है, इसराइलीज तो आपको पता है ऑलरेडी उनका एक टिल्ट रहा है। तो ये जो नेक्सस है, ये जो कुर्बतें अब बढ़ रही हैं, ये जो अब दोस्ती है इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वो उसका एक टारगेट पाकिस्तान है। और एक चीज इनमें रखिएगा, इस टाइम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिकल जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक बहुत पूरी दुनिया को खटक रहे हैं। आज जो कल हमने बात की, जो कल हमने जो डेट ट्रैप की बात की वो भी उसी का चक्कर है। ये जो सारे नेक्सस हैं ये भी उसी का चक्कर है। पाकिस्तान को जो आइसोलेट किया जा रहा है, ये बस सारे का सारा जो टारगेट है वो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है उस पे है। अभी देखना है कि हमारा मुल्क, हमारी गवर्नमेंट किस तरह उसको इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। ठीक है गजनफर साहब, नाउ कंसिडरिंग एक ऐसा मुल्क जिससे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, जिससे शायद खुफिया तौर पर कोई एक आधी मुलाकात तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई हो किसी मसले के ऊपर, लेकिन फॉर्मली कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है उसके। इंडिया के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे या इसको किसी तरीके से केटर किया जा सकता है? बात यह है कि आपको पता है कि इंडिया ने इजराइल की मुखालफत की थी इंडक्शन इनटू द यूएन, और जो पार्टीशन प्लान पैलेस्टाइन का जब पेश हुआ था तो 1950 में उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया था। और 2004 में यहाँ पे एक एंटी टेररिज्म कमीशन उन्होंने आपस में मिलकर बनाया था। और दरमियान में जितने कश्मीर के अंदर जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसके अंदर उन्होंने इजराइल से लोग मंगाए थे। तो इजराइल जो है वो इंडिया का न सिर्फ ये कि वो ट्रेड पार्टनर है बल्कि बिगेस्ट आर्म सप्लायर भी है और इंडिया बहुत सारे आर्म्स उधर से खरीदता है। बारक 1 की जो मिसाइल है उसकी डील आपको याद होगी, वो अगेंस्ट हार्पून काम करता है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो वहाँ पे स्टेशन बना इजराइल का, जो बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले वहाँ नरीमन हाउस था जिसको कहा था कि जी यहाँ पे अटैक किया गया, वहाँ पे उनका स्टेशन चीफ रहता था। एक रेडेफ की रिपोर्ट है 2003 की, और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 सेफ हाउसेस थे जो राव ने एक कंपनी बनाई थी, डिस्क्रीट कंपनी, और उनके अंदर उन्होंने वहाँ पे इजराइल का जो स्टेशन चीफ था उसको प्लेस किया था। तो इजराइल के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ट्रेड
کامرس، اپنا ایگریکلچر اور بہت بڑے تعلقات ہیں جو ایک تو ملٹری مینز پہ ہیں اور دوسری ان کی بڑی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے را اور موساد کا بہت بڑا نیکسس ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان میں اور افغانستان کو استعمال کر کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. جلال آباد میں انڈین کونسلیٹ ہے حبیب آباد میں، وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کے احاطے میں انہوں نے ایک موساد نے ایک انڈاکٹرینیشن ٹریننگ سینٹر بنایا تھا راہ کے تعاون سے، جن پہ 2013 میں طالبان نے حملہ کیا، 12 اسرائیلی ایجنٹ مارے گئے تھے. اب یہ جو ٹیررزم کا یہ جو باقی ساری چیزیں چھوڑ دے، جو ان کی ملٹری کوآپریشن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح وہ ٹیررزم کو بیس بنا کے انڈیا کو نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ اکوپمنٹ بھی انڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تھرو افغانستان میں بدخشاں میں بھی ایک نیکسس ہے جہاں پہ موساد کا، را کا اور ایون CIA کا کامن سینٹر ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس کے جو نیکسز ہیں اور جس طرح وہ اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس میں انٹرفیت بھی ہے کیونکہ ہندو نیشنلزم جو ہے وہ جیوش نیشنلزم سے ملتا ہے اور ایک کامن گول جو ہے، جس طرح پیلسٹائن میں وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں تو اس طرح انڈیا کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف. تو یہ جو کامن ایجنڈا پوائنٹس ہیں ان کو جب سملرٹی میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں پاکستان پہ امپیکٹ کرتی ہیں. اب سعودی، آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اب اسرائیل کا اسٹرکچر اس طرح کی ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لیے ہیں اور سعودی ایمبیسی جروسلم میں کھل چکی ہے. ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں آگے نہ جائیں اور ایک نئی جہد جو اس کو لے کے نہ آگے چلیں. نئی چیز جو سامنے آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اسپیشلی، وہ وہاں امریکہ میں مسلمان اور جوئش جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. شاید اسی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی چل رہی ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے پاکستان کچھ کر سکتا ہے اگر ڈپلومیٹکلی سوچا جائے. لیکن ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ویک ہے، اس کے بارے میں بارہا بات کر فرنٹ جگہوں پر لیڈرز بن رہی ہیں اور ایک متنازع شخصیت، کسی کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں اور ان کے متنازع ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کی سڑکوں پر مظاہرے جاری ہیں اور بے شمار لوگ نکلے ہوئے ہیں. بابر صاحب، اب یہ بات آتی ہے کہ امریکہ نے الیکٹ کر لیا، چاہے پاپولر ووٹ ہلیری کلنٹن کو ملا، الیکٹورل ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل گیا ہے. اب پریزیڈنٹ بھی وہی ہوں گے، چلانا بھی امریکہ کو انہوں نے ہی ہے، لیکن یہ جو ایک سرج اٹھی ہے ایک مظاہروں کی، اس کو کیسے تھامیں گے؟ جو ہیٹریٹ ڈیولپ کر چکی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ انیکا، یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے امریکن حکومت کیسے چلانی ہے، اس کے لیے وہاں پہ بڑے ویل اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو پولیٹیکلی وہاں پہ کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے، سینٹ ہے، وہ سارا چیکس اینڈ بیلنسز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنجز ہے وہ جو نفرتیں وہاں پہ اس نے وہاں پہ پیدا کی ہیں، وہ جو تعصب کی بیس پہ وہاں پہ اس نے کمپین رن کیا ہے، وہاں پہ ریسزم کو ہوا دی ہے، وہاں پہ جو ڈویژنز کریٹ کر دی ہیں اکراس دا یو ایس، اب اس کو برج کیسے کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں جب سے وہ الیکشن جیتا ہے اس کے بعد وہاں پہ اب پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو امیگرینٹس ہیں ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح نیو یارک کے اندر اور کیلیفورنیا کے لوگوں نے ووٹ ہلری کو دیا، اب وہ پریشان ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، جب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی کیمپین کے دوران بڑی کلیئر لائن لی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو امیگرینٹس ہیں دے آر جسٹ اس ملک کے لیے جو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں یہ جو امیگرینٹس ہیں اس ملک کے اندر. تو وہ جو سارے معاملات اپنے کیمپین کے دوران، الیکشن تو آپ جیت گئے، الیکشن تو آپ کی اب ٹرانزیشن میں ہیں، آپ کل ان کے جو مین اپوائنٹمنٹس بھی چیف آف سٹاف اور باقی جو ٹرانزیشن کریں گے وہ تو بھی آپ نے سارے معاملات اپوائنٹمنٹس کر لی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے یہ راضی کرنا ہے اس بات پہ کہ میں آپ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. میں نے وہ جو باتیں الیکشن کے دوران کی تھیں کہ میں آپ کو یہ امیگرینٹس کو باہر نکال پھینکوں گا، میں میکسیم کے ساتھ وہ دیوار بنا دوں گا، میں جو بیرک اوباما کا وہ جو ہیلتھ کیئر پروجیکٹ ہے اس کو میں شیلف کر دوں گا. اب وہ جب سارا کرنے جا رہا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بیرک اوباما کی ایز آف ٹوڈے جو اس کا جو پاپولیرٹی ریٹ ہے وہ 50% پلس جا رہا ہے. اچھا، اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ انتہائی امپورٹنٹ انٹرویو دیا تھا 60 منٹس پروگرام، سی بی ایس کا ایک پروگرام ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پوری فیملی نے انٹرویو دیا، اس کے اندر بھی کچھ اہم باتیں بولی اور جس کے میکسیکو کے ساتھ جو دیوار تھی اس کی بات بھی، اس کو بھی کہا کہ وہ بنے گی. ظفر صاحب سے بھی سوال کروں گی اور اس بارے میں بات کروں گی، وال، امیگرینٹس، یہ تمام جو ایکسٹریمسٹ چیزیں بولی تھی ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، پالیسی کا کیا سٹیٹمنٹ ہوگی. آفٹر بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सीबीएस पर 60 मिनट्स प्रोग्राम में चला और उसने सवाल उठाया गया कि क्या आपने जो वादा किया था दीवार के बारे में वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। गजनफर साहब, अब जब बात आई तो फिर डेफिनेटली ये बात भी आती है कि जी दीवार बनाऊंगा। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब भी ये दिया। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मोलेस्टेशन के केसेस हैं, जिसकी कंपनी के ऊपर 4000 केसेस हैं तकरीबन, जितने लोग हैं जो सड़कों पे निकले हुए वो भी यही बात कर रहे हैं, ये शख्स कैसे चला पाएगा अमेरिका? आप अनिका, अगर सिर्फ इलेक्शन के दिन जब वो वोट डाल रहा था और साथ उसकी वाइफ वोट डाल रही थी, तो उसका अगर आप एटीट्यूड देख लेती तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ही वुड बी एन हाईली अनरिलायबल पर्सन और स्केप्टिकल पर्सन। उसने अपने एक इंटरव्यू में इससे पहले कहा था, उससे पूछा गया था कि जी आप पाकिस्तान इंडिया की खास तौर पे बात हो रही थी, तो उसने कहा, वो जो इंटरव्यू दे रहा था वो कह रही पाकिस्तान में हथियार है, ये जो नॉर्मल रिटोरिक्स है अमेरिका में। तो उसने कहा कि जी आप एक तो मैं इंडिया को चेकमेट करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ। फिर उसने कहा जी और आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि जी मैं सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगा, मैं जो कुछ करूंगा उसको मैं छुपा के रखूंगा और जब टाइम आएगा तो मैं उसको पॉलिसी को यूज करूंगा। अब जहां तक अमेरिका के अंदर का ताल्लुक है, वो हर दूसरे दिन अपनी जबान से फिर जाता है। मतलब एक तो यू टर्न होता है ना, वो सुपर यू टर्न है अभी। और लेकिन जो वो कहता है, आप ये यकीन रखिए कि उसने वो करना है, कि वो सिनिकल किस्म का आदमी है जो अपनी चीज पे या अपनी बात और दूसरों को ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन वहाँ पेंटागन और सीआईए का भी हैवी किरदार है, वो इदारों का तो बहुत किरदार है, लेकिन इदारों का तो किरदार बुश के जमाने में था। बाराक ओबामा आया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन ड्रोन अटैक की इंटेंसिटी देख लें कि ओबामा के आने के बाद ड्रोन अटैक की इंटेंसिटी कितनी बड़ी। ये सिर्फ ओबामा की थिंकिंग थी जिसने उसने को एनफोर्स किया और कराया सीआईए पे और पेंटागन के जरिए कि आप ड्रोन अटैक बनाए। उसको ऐलान भी उसने किया कि मैं ये करूंगा। अब ये जो मैक्सिको के साथ वॉल की बात है, अब उसने कहा कि जी हम उन जगहों पे लगाएंगे जहां से ससेप्टेबल है कि वो लोग आ सकते हैं, सारी जगहों पे नहीं लगाएंगे। जहां तक इमिग्रेशन का था, इमिग्रेट्स का था, उसने कहा जी जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उनको हम करें, लेकिन साथ ही उसने कह दिया कि मैं 3 मिलियन या कितने लोगों को जो है जो हमारे पर बर्डन है उनको भेज दूंगा। तो बात यह है कि वो तो तमाम चीजें वो आने वाले दिनों में करेगा। फिर आपको पता है कि उसने वो केके का जो एक चीफ था, वो केके क्या ऑर्गेनाइजेशन है, के क्या वही जी हाँ, वही ऑर्गेनाइजेशन है वो जो पाकिस्तान में लश्कर जंगली जिसको आप कहते हैं, लश्कर अलालमी कहते हैं, या वही इसी किस्म की वो रेशियस्ट मतलब एक्सट्रीमिस्ट रेशियस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसको उसने लगा लिया है और उसको वो साथ लेके चलेगा तो क्या होगा कि रेशिज्म को और हवा दी जाएगी। अब रेशिज्म को हवा दी जाएगी तो अमेरिका की जो आला इखलाकी और इक़दार थी, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया में और वाकई बहुत थी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जिसने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समोया हुआ था। लेकिन अगर ये तमाम चीजें होंगी तो आप देखिए कि अमेरिकन की पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा दुनिया के ऊपर। अब आपने इन चीजों को इस तरह सोचना है कि वहां के ऊपर जब ट्रांजिशन के दरमियान तो आप चीजें करें, जब ट्रांजिशन हो जाएगी तो शुरू में बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की जाएगी। बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने की बात कर लें तो बहुत सारी